हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल ज्ञान। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसका बंटवारा किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि संपत्ति क्या होता है और संपत्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः जो संपत्ति होता है या कोई प्रॉपर्टी होता है उसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक क्या होता है, एक बोला जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है? दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा होता है इमूवेबल। इसको हिंदी में बोलते हैं चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति के दो प्रकार होते हैं। अच्छा, संपत्ति के दो प्रकार होते हैं। तो इसको जो संपत्ति है इसको तो हम लोग उसके बांटे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, उसका नेचर के आधार पे बांटे कि उसका दो प्रकार होता है। लेकिन जो संपत्ति है उसका अर्जित करने के आधार पे कितने प्रकार होते हैं। तो संपत्ति को अर्जित करने के आधार पे अगर हम बांटे तो इसका दो प्रकार होता है संपत्ति को अर्जित करने के। पहला जो संपत्ति अर्जित होता है वो होता है पैतृक संपत्ति, और जो दूसरा होता है वो होता है स्व अर्जित संपत्ति। स्व अर्जित संपत्ति, इस पे वो हाथ से लिखना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा हैंडराइटिंग वो सही से नहीं आता है। हाँ, तो दूसरा होता है स्व अर्जित संपत्ति। तो सबसे पहले समझिए पैतृक संपत्ति क्या है। तो पैतृक संपत्ति उसे बोला जाता है जिसमें आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि समानतः किसी भी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार। इस शब्द को आप नोट कीजिए, बाद में बताएंगे इसको क्यों नोट करने बोल रहे हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। कि जो भी बाप दादा या मतलब जो हायरार्की से मिला, जो आपको पूर्वजों से जो संपत्ति मिला उसे हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। अच्छा, दूसरा स्वअर्जित संपत्ति क्या होता है? तो स्वअर्जित संपत्ति होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जो भी संपत्ति अर्जित करता है, मान लीजिए कि कोई कार खरीदता है, कोई लैंड ऑफ पीस खरीदता है या फिर कोई हाउस खरीदता है, तो जो भी खरीदता है वो खुद से जो खरीदता है उसको हम लोग बोलेंगे स्वअर्जित संपत्ति। अब संपत्ति के दो प्रकार समझ लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बंटवारा किस प्रकार होता है संपत्ति का। तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पैतृक संपत्ति का बंटवारा का हम बात करेंगे अभी। तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता है? तो आप मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है, कोई क्या है? फैमिली है। फैमिली में 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और एक विडो माँ है। विडो मतलब विधवा एक माँ है। टोटल हो गए, टोटल कितने हो गए? 4 लोग। तो जब टोटल 4 लोग हो गए, 3 बच्चे और एक विधवा माँ, तो उसका फिर बंटवारा किस प्रकार होगा? तो ये मान लीजिए कि 4 लोग हैं और उसका कुल संपत्ति का जो वैल्यू है वो मान लीजिए कि 100 रुपया है। कुल संपत्ति का वैल्यू कितने? 100 रुपया है। और शेयर होल्डर कितने हो गए? 4 लोग, 3 बच्चे और एक माँ, तो 4 लोग हो गए शेयर होल्डर इसके। तो इसको किस प्रकार बांटा जाए? तो इसको हिंदू लॉ में जो एक माँ होती है, विडो माँ, उसको भी इक्वली राइट दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन के, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए 100 डिवाइडेड बाय, मतलब 4 से आप भागा दे दिए तो कितना हो गया? 25 रुपया। यानी 25 रुपया हर किसी के हिस्से में आएंगे। 3 बच्चे और एक माँ के हिस्से में आएंगे। लेकिन अब फिर सवाल उठता है कि चलिए 4 लोग, 3 बच्चे थे और एक माँ थी, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब सवाल उठता है कि क्या, ये देखिए, क्या पिता की संपत्ति में किसी बेटी का हक है या नहीं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, किसी पिता के संपत्ति में हक है या नहीं। तो हम लोग अगर 2005 से, जब हमारा कानून नहीं बना था, तो 2005 के संशोधन के बाद ये कानून कहता है, मतलब 2005 के पहले बेटी का जो संपत्ति था उसमें कोई अधिकार नहीं होता था। देखिए लिखा हुआ है 2005 के पहले कोई अधिकार नहीं था। लेकिन 2005 में
इस लॉ को अमेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अमेंड कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया, और बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबरी का हक मिल गया। बराबरी का हक मिल गया दोनों का। तो बेटी का भी अब मतलब बराबर का अधिकार है किसी भी प्रॉपर्टी में। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, पहले तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, बंटवारा देख लिए कि पैतृक संपत्ति का कैसे होता है बंटवारा, और हम मान लेते हैं कि अब स्व अर्जित संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। तो स्व अर्जित संपत्ति जो खुद से संपत्ति खरीदा गया उसका बंटवारा कैसे होगा? उसका बंटवारा इस प्रकार होगा कि मान लीजिए कि 100 रुपया वही सेम है, ठीक है, और 4 लोग थे टोटल पार्टी, तो इसको भी 25-25 मिलेगा। कब मिलेगा? जब व्यक्ति मर जाए, जब व्यक्ति मर जाए और कोई बिल नहीं बनाए। बिल नहीं बनाने का क्या मतलब है कि जब कोई जो प्रॉपर्टी स्वर्जित जो खुद खरीदा और बिल नहीं बनाया, मतलब बिल का मतलब होता है वचन पत्र। वचन पत्र वो नहीं बनाया। वचन पत्र क्या होता है समझिए। वचन पत्र एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो व्यक्ति मरने के पहले ही लिख देता है कि जो मैंने 100 रुपया संपत्ति खरीदा है उसमें किसका किसका कितना हिस्सा होगा। मान लेके वो लिख देता है कि 100 में 100 मेरा बड़ा वाला बेटा को होगा, या छोटा वाला बेटा का होगा, या सिर्फ बेटी का होगा। तो पूरा का पूरा 100 रुपया उस व्यक्ति को चला जाता जिसको वो मरने से पहले बिल पर लिखा था, या बोल देता कि मेरी विडो वाइफ की होगा, मतलब विधवा पत्नी का होगा। तो वो जिसको लिख देगा वो प्रॉपर्टी उसका हो जाएगा। उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि इसमें मेरा भी बराबर का हक है। लेकिन पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं है। पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा होगा बेटा को उनको देना ही होगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति वो बिल नहीं बना सकते हैं। कोई भी जो मतलब कोई भी गार्जियन हो या कोई भी फादर हो, पैतृक संपत्ति पर वो बिल नहीं बना सकते। उसमें बेटा उनको अच्छे से रखे ना रखे, उनको उसमें इक्वली जो होगा शेयर्स देना ही होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनको भी किसी से मिला ही है, अपने पूर्वज से। तो इसलिए प्रॉपर्टी उनको देना पड़ेगा, चाहे जो भी कंडीशन हो। वो उस पर बिल नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो वो संपत्ति खुद खरीदे हैं उसमें वो बिल बनाएंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चारों को बराबर बराबर दे, या फिर जो 3 बच्चे बराबर बराबर दे। जैसे उनका देने का मन होगा वैसे वो संपत्ति का दे सकते हैं। अच्छा, अब आता है सवाल कि अगर कोई व्यक्ति 2 शादी कर लिया तो क्या होगा। मान लीजिए कि हम लोग अभी तक तो बात कर रहे थे कि 1 शादी का, अब दूसरी पत्नी आ गया तो क्या होगा। तो अगर दूसरी पत्नी आ गई तो देखिए कानूनन रूप से तो हिंदू में दूसरी पत्नी को कानूनी दर्जा नहीं मिला है, वो लीगली राइट नहीं है दूसरी पत्नी का। लेकिन अगर दूसरी पत्नी से कोई बच्चा हो जाता है, तो अगर दूसरी पत्नी से कोई बच्चा हो जाता है तो उनको उसमें राइट मिलेगा। बच्चा को लॉ मतलब वो देखता है कि चलो अगर इसको मान लेते हैं कि मतलब शादी हुआ तो बच्चों का तो इक्वली राइट देता है, लेकिन जो सेकंड वाइफ रहेगी उसको नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए लॉ का लूप होल देखिए कितना गलत है कि दूसरी पत्नी को तो नहीं मिलेगा लेकिन उसके बच्चों का मिलेगा। तो दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि ये जो दूसरी पत्नी है उसका कोई कानूनी मान्यता है नहीं, कानूनी मान्यता नहीं है दूसरी पत्नी का। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ये कानूनी मान्यता कैसे दे रहा है। पहला बच्चों का प्रॉपर्टी दे रहा है, दूसरा ये भी बोलता है ये कानून कि नहीं दूसरी पत्नी को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको भत्ता देना होगा। मतलब भत्ता दैनिक भत्ता जो होता है मतलब रहन सहन के लिए वो आपको देने होंगे। एक तरफ बोलता है कि कोई उसका वैलिडिटी नहीं है दूसरी पत्नी का, कानून के नज़र में उसको पत्नी मानता ही नहीं है। दूसरी तरफ उस पत्नी से अगर बच्चा हो जाता है तो उसको प्रॉपर्टी, उसके बच्चे को प्रॉपर्टी में राइट, और उसको मतलब जो रहने के लिए जो भरण पोषण का जो भत्ता होता है वो मिलता है। तो फिर हाँ, इसका बस एक कमी होगा दूसरी पत्नी को, ये होगा कि जैसे हम लोग बोल रहे थे कि 3 बच्चे हैं और एक विडो पत्नी है, पति के मरने के बाद विधवा पत्नी का भी अधिकार होता है। लेकिन वही दूसरी पत्नी विधवा होगी तो उसको प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेगा, इसके बच्चे के मिलेंगे। जैसे उसमें कैसे बता रहे थे कि 3 बच्चे हैं और एक माँ है, तो बराबर बराबर माँ को भी मिल रहा था 25 रुपया, तीनों बच्चों को भी 25-25 मिल रहे थे 100 में। तो ये पहली पत्नी को मिलेगा। लेकिन दूसरी पत्नी अगर रहेगी और पहली पत्नी अगर मर गई हो तब दूसरी पत्नी रहेगी, तब तो उसको वैलिडिटी है। लेकिन पहली पत्नी अगर जिंदा है, जीवित है, और दूसरी पत्नी से वो शादी करता है तो उसको प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून उसे सही नहीं मानता है। ये देख लिए। अब जो हम लोग का सवाल आता है कि मान लीजिए
कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी का बेटा हो या बेटी हो या पत्नी हो, तो लेकिन एक ऐसा केस मान लीजिए कि बेटा नहीं हो, बेटी भी नहीं हो और पत्नी भी मर गई हो, तब उसका प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसका संपत्ति का क्या होगा। यहाँ एक्चुअली इसी टाइप का मतलब ज़्यादातर केस देखने को मिलता है कि उनके बच्चे नहीं हैं। तो देखिए जो सेक्शन प्रोविजन है, सेक्शन 8 में, धारा 8 में देखिए साफ लिखा हुआ है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो देखिए इसको 2 क्लास में बांट दिया है, 2 वर्ग में बांट दिया है कि अगर कोई नहीं रहेगा तो मान लीजिए कि पहला जो है बता दिया है हायर इन क्लास 1, मतलब पहले इसको प्राथमिकता दिया जाएगा कि अगर कोई बच्चे नहीं है तो किसको किसको मिलेगा। तो मान लिया कि अगर बेटा है तो उसको मिल जाएगा, जान ही रहे हैं। उसके बाद बेटा नहीं है तो बेटी को मिलेगा, हालांकि दोनों को मिलेगा, मैं मतलब बोल रहे हैं कि अगर नहीं रहा बेटा तो। उसके बाद दोनों नहीं है तो बिड्डो को मिलेगा, बिड्डो भी नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, माँ को मिलेगा। माँ भी नहीं है तो मान लीजिए कि जो सन ऑफ प्री डिजीज को मिलेगा। ये देख लीजिए, ये सब पूरा जो दिया हुआ है सेक्शन 8 को आप देख सकते हैं कि किसको किसको मिलेगा। अच्छा मान लीजिए कि जो अभी बताया जो क्लास 1 में जो है ये लोग भी अगर नहीं रहे, अब मान लीजिए कि हायर इन क्लास 1 भी नहीं है, जो बताया कि सन डॉटर बिड्डो मतलब ये नहीं है, तो फिर किसको मिलेगा। तो इसके लिए आप देखिए हायर 2 देखिए, हायर इन क्लास 2 देखिए, इसमें क्या है, ये देखिए हायर इन क्लास 2, इसमें बोला गया है क्या कि कोई नहीं है तो पहले वो तो फादर दिया हुआ, फिर देखिए कि सन डॉटर्स सन मतलब मिलेगा नाती को, नाती भी नहीं है, नाती नहीं है तो मिलेगा नतनी को, देख रहे हैं ना, सन्स डॉटर्स डॉटर, वो नहीं है फिर ब्रदर को जाता है, सिस्टर को जाता है, ये सब आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का फादर्स 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 मदर, ये देख लीजिए फादर्स विडो ब्रदर्स विडो, ये सब लास्ट में आता है जब फर्स्ट हायर नहीं हो, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। तो ये सब कंसेप्ट कई बार आप देखते होंगे कि गाँव में होता है कि जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है 2 भाइयों के बीच में या 3 भाइयों के बीच में, जो भी हो, तो उसमें एक हिस्सा माँ बाप को दे दिया जाता है। ऐसे ही मान लो मतलब 10 बीघा जमीन है तो यह है कि 2 बीघा तुम रख लो, जब तक माँ और पिताजी जीवित हैं तो उसको दे दिया जाता है। वो कंसेप्ट कहाँ से आया है, वो कंसेप्ट यहीं से आया है कि उनको भी प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिलेगा, इसीलिए वहाँ दिया जाता है कि इनको मतलब जीवन यापन के लिए इतना, दोनों भाई या 3 भाई या 4 भाई उनको संपत्ति देते हैं। तो हमें अब लग रहा होगा कि अब जो संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता है, बाप दादा के संपत्ति में हो या फिर स्व अर्जित संपत्ति हो, मूवेबल हो, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, स्व अर्जित संपत्ति हो, सारा संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता है आप समझ गए होंगे। अभी कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे वक्त निकाल के कि आपको बताया जाए कि, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रहेगा। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार संपत्ति का बंटवारा होता है। धन्यवाद।